दोस्तों, मैं सरफराज पठान, अवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा है उसके ऊपर, वसंत भाऊ गीते उनके ऑफिस पे जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर, और मुशीर भाई सैयद जिनके ऑफिस का जो अभी होटल का विषय चल रहा है, जो नितेश राणे ने विधानसभा में विषय उठाया है, उस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में नासिक महानगर पालिका के जो आयुक्त है, मतलब नासिक महानगर पालिका के जो कमिश्नर है अशोक करंजकर सर, इनसे मैंने कल बात किया। वो ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैंने कल उनको कॉल किया था और कॉल करके उनको कहा कि सर, शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो उन्होंने कहा कि भाई डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं देखता हूँ, करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो वो ऑडियो आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर आगे अपनी बात रखता है। जो नगर पालिका कमिश्नर से मैंने बात किया है। हेलो, अशोक करंजकर सर बात कर रहे हैं, एनएमसी कमिश्नर। हाँ जी। सरफराज पठान बात कर रहा हूँ, एवीपी नासिक टीवी से। हाँ जी, बोलिए। सर जी, अभी जो मुख्यमंत्री के आदेश पे अपने नासिक शहर में जो अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर कार्रवाई चल रही है, हाँ। तो उस कार्रवाई से रिलेटेड आपको मैंने कॉल किया। एक कंप्लेंट मेरी भी 2022 से पेंडिंग है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी का माजी नगर सेवक है, शिवसेना शिंदे गट का। कहाँ पे है ये? ये शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर है। अच्छा, क्या है, क्या अतिक्रमण है, क्या है? वो पक्के गाले बनाए उन्होंने। अच्छा, मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप थोड़ा डिटेल भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। यस सर, उसको अंतिम आदेश भी कर दिए थे। जब करुणा धाड़े मैडम उपायुक्त थे ना, हाँ। उन्होंने उसके ऊपर डेमोलिश करने के लिए अंतिम आदेश भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद राजकीय लोगों का दबाव होने की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप भेज दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। तो ये थे नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर, इनका नाम है अशोक करंजकर सर। इनसे मैंने 2 दिन पहले बात किया। मतलब कब किया मैंने? जुम्मा के रोज मैंने बात किया। तो बोला चलो जुम्मा, शनिचर, इतवार, आज पीर, मतलब क्या अपडेट है आज देखेंगे और उनसे बात करेंगे। तो मैंने उनको कॉल किया सुबह। सुबह कितने बजे कॉल किया मैंने उनको? करीबन 11:41 पे। आज मंडे है। कॉल किया लेकिन उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। अभी दूसरी बार और लगाता हूँ क्योंकि मैंने उन्होंने व्हाट्सएप पे अपडेट मांगी थी, मैंने सारी अपडेट उनको दे दिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं क्लियर करूं, क्योंकि मैं राजाराम जाधव से इस विषय पे जब मिला था पहले, तो राजाराम जाधव ने मुझे 1-to-1 जब हमारी मुलाकात हुई थी, एकदम साफ लफ्जों में कहा था कि भाई वो शिंदेगढ़ का कार्यकर्ता है और शिंदेगढ़ अभी सत्ता में है, क्योंकि वो शिवसेना कार्यकर्ता था। लेकिन जब दो गठ हो गए, उद्धव ठाकरे गठ और शिंदे गठ अलग अलग हुए, शिवसेना में दो भाग जब हुए, तो वो शिंदे गठ में चला गया। और उसके बाद शिंदे गठ के जो लीडर लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता है, वो लोगों के अपना राजाराम जाधव को कॉल आए और उन्होंने उनको साफ लफ्जों में कहा, अगर तूने वो ऑफिस पे कार्रवाई किया तो हम तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो राजाराम जाधव ने बोला कि भैया मैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा जब तक कि मुझे कमिश्नर के आदेश नहीं मिलेंगे। इसलिए वो काम अभी तक पेंडिंग था। अब फाइनली मैंने नासिक महानगर पालिका कमिश्नर के कान पे बात डाला। जुम्मा के दिन उनको व्हाट्सएप पूरी डिटेल भेज दिया। अब उनसे सुबह मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अभी एक बार आप लोगों के सामने लाइव कॉल लगाता हूं, क्या बोलते हैं। आपण डायल केलेला नंबर। कमिश्नर साहब ने मेरा कॉल कट किया। सुबह भी मैंने उनको कॉल किया, अभी कॉल कट किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी कमिश्नर साहब ने भी इसकी डिटेल निकाली होंगी, मालूमात निकाली होंगी, तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये शिंदेगढ़ का कार्यकर्ता है और वो सत्ता में है, कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कार्रवाई होंगी। तो ये दबाव तंत्र में कहीं ना कहीं काम चल रहा है। जब वसंत भाऊ के ऑफिस पे कार्रवाई की है, एक माजी महापौर, एक माजी आमदार, तो उसी दिन मुझे कंफर्म यकीन हो गया कि ये सत्ता का मिसयूज अब चलता रहेगा। और महाराष्ट्र, इंडिया और नासिक, जैसा मैं बिलोंग करता हूं इंडिया से, मेरा राज्य है महाराष्ट्र, मेरी सिटी है नासिक। तो अब तीनों एंगल के हिसाब से मुझे एक चीज समझ में आई
कि कहीं ना कहीं हमारे को ये सब चीजें फेस करना पड़ेंगी कि दबाव तंत्र का जो गंदा राजकारण इंडिया, महाराष्ट्र और नासिक में दिखाई दे रहा है, तो ये काफी गंदा हो चुका है। और दबाव तंत्र में सत्ताधारी पार्टी के सत्ता के नशे में लीडर और कार्यकर्ता कुछ भी करेंगे, और विरोधी पक्ष या हमारे से छोटे मोटे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, उनके ऊपर दबाव तंत्र बनाया जाएगा, उनकी कंप्लेंटों को नजरअंदाज किया जाएगा, उनकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप लोगों ने नीतीश राणे का वीडियो भी सुना होगा जो उन्होंने विधानसभा में टॉपिक लिया था। लक्षवेधी क्रमांक 2 लक्षवेधी क्रमांक 2 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, हे लक्षवेधीचं उत्तर जे आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, आता त्या उत्तरामध्ये जी माहिती खात्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे अध्यक्ष महोदय ती पूर्ण पद्धतीने चुकीची आहे अशी आरोप माझा आहे। ही मूळ जागा दफनभूमीसाठी दिली गेलेली अध्यक्ष महोदय। आता दफनभूमीसाठी असलेली जागा, आरक्षित असलेली जागा हा संबंधित सय्यद मुनिरुद्दीन नावाचा हा जो व्यक्ती आहे तो माजी नगरसेवक पण आहे। दफनभूमीसाठी असलेली जागा हा अन्य गोष्टीसाठी वापरण्यासाठी पुढे येतो, तिथे दफनभूमीसाठी जागा कमी पडते अशा माहिती देतो आणि दुसरीकडे जागाची मागणी करतो, आणि जी जागा त्यांनी तिथे दफनभूमीसाठी होती जी मुस्लिम समाजासाठी महत्वाची असते आणि हाच तिथे दुसरीकडे मागणी करतो, त्याच जागेवर हाच अनधिकृत बांधकाम करतो। आणि अध्यक्ष महोदय, जे बांधकाम केलेलं आहे त्या बांधकामाचा फोटो मुद्दामून मी मंत्री महोदयांसाठी आणलेला आहे, तो फोटोही मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना देतो। कुठेही साइड मार्जिन सोडलेली नाही। संबंधित अधिकाऱ्यांना अध्यक्ष महोदय 27/1/2010 यावेळीच्या नाशिक महासभेमध्ये, महापालिकेच्या सभेमध्ये इथे ठराव पास केला गेला की ही जागा दफनभूमीकडेच राहणार आहे, ही अन्य गोष्टीसाठी वापरू नये असा ठराव करण्यात आला। तरीही हा सय्यद मुनिरुद्दीन नावाचा हा जो काही व्यक्ती आहे अध्यक्ष महोदय, थोडी ह्याची माहिती मी मुद्दामून मंत्री महोदयांना का देईन जेणेकरून मंत्री महोदयांना पण कळेल की हा कुठल्या मानसिकतेचा व्यक्ती आहे। जेव्हा नाशिक महापालिकेमध्ये वंदे मातरम गाण्या सगळे लोकप्रतिनिधी गात होते तेव्हा हा खालती बसून राहिला, बोला काय मला वंदे मातरम म्हणायचं नाही, मी मानत नाही, अशा मानसिकतेच्या जिहादी मानसिकतेचा हा व्यक्ती आहे। आणि हा व्यक्ती दफनभूमीचं आरक्षण बदलतो आणि आरक्षण जेव्हा पहिलं राखलं जातं तर त्याच्यावर अनधिकृत बांधकाम करतो। ह्या व्यक्तीवर केसेसची यादी अगर अध्यक्ष महोदय मी बघितली ना, क्रिमिनल केसेसची यादी 8-9 क्रिमिनल केसेस या व्यक्तीवर आहेत। अशा सगळ्या गोष्टी असताना अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्लॅन बदलतो, त्याच्यामध्ये बदल आणतो आणि बाजूची पेट्रोल पंपची जागा पण बळकवतो। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विचारणार की ही सगळी माहिती या आपल्या ह्याच्या पटलावर आहे किंवा माझ्याकडे आहे, मी त्यांच्याकडेही पाठवतो। मला एवढीच विनंती आपल्या माध्यमातून प्रश्न विचारायचा आहे की ही जे काय अनधिकृत स्ट्रक्चर या सय्यदनी काय बांधलं, मुजरी सय्यदनी बांधलंय, ह्याला आपण डेमोलिशन करणार का? आणि हे जे काही संबंधित अधिकारी आहेत ज्यांनी ह्या ज्या परवानग्या दिलेल्या आहेत, एका दिवसामध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये 5-5 वेळा विविध परवानग्या यांना दिलेल्या आहेत या व्यक्तीला, जिथे लोकांना, सामान्य लोकांना अन्य वेळी गेल्यावर एक परवानगी भेटत नाही, ह्याला 5-5 वेळा भेटलेल्या आहेत। हे जे ह्या पार्किंगच्या नावाने हे स्वतःचं ऑफिस तिथे यांनी राखलेलं आहे, जी हॉटेल 10 वाजता बंद झालं पाहिजे 3-3 वाजता सुरू होतं, लव जिहाद, लँड जिहाद सारखे असंख्य विषय या हॉटेलमध्ये बसून हा व्यक्ती करतो। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत। या संबंधित स्ट्रक्चरचं आपण डेमोलिशन करणार का? आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीच्या अनधिकृत परवानग्या दिल्यात त्याच्यावर आपण कारवाई करणार का? महोदय, सन्माननीय नितेशजींनी नाशिकचा जो प्रश्न या ठिकाणी मांडलाय अनधिकृत बांधकामाचा, त्याच्यामध्ये दफनभूमीचं आरक्षण, त्याच्यानंतर पेट्रोल पंपाचं आरक्षण, पेट्रोल पंपाच्या आरक्षणावर डिव्हिजन करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेली ही वस्तुस्थिती खरी आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की पर्पज चेंज करण्याचे अधिकार हे आयुक्तांना असताना एका कार्यकारी अभियंत्यानं स्वतःच्या अधिकारामध्ये हा पर्पज चेंज करून ते बांधकामाला परवानगी दिलेली होती।
त्याच्यामुळं कुठच्याही परिस्थितीमध्ये हे अनधिकृत बांधकाम जर त्या ठिकाणी असेल तर त्याच्यावर देखील कार्यवाही केली जाईल आणि जो कार्यकारी अभियंता आहे त्यानं आयुक्तांच्या अधिकाराचा वापर करून हे कृत्य केलंय त्याच्यावर चौकशी नेमली जाईल आणि 15 दिवसात चौकशीचा अहवाल घेऊन त्याच्यावर देखील कडक कारवाई केली जाईल आणि जे अनधिकृत बांधकाम आहे ते अनधिकृत असेल तर ते पाडण्याची कारवाई देखील केली जाईल. आणि त्याच्या आत ते मी हा माझा प्रश्न आहे कारण की एवढी माहिती दिलेली आहे म्हणून मंत्री महोदय इथेच तुम्ही अगर आदेश देऊन टाकले असेल तर किंवा एवढं सगळं अनधिकृत बांधकाम झालेलं तुमच्या आहे माहितीच्या आधारावरतीच त्यांनी चौकशी लावली आहे. नाही, असेल तर बोलले माझं म्हणणं चौकशीशिवाय आपण आहे. आरोप कसा सिद्ध करणार? ओके ठीक आहे मग 15 दिवसात तरी लवकरात लवकर 15 दिवसात या संदर्भातली कारवाई करण्यात यावी. होय अध्यक्ष धन्यवाद. महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 3. उन्होंने कहा था कि ये इनलीगल है, लीगल है, वगैरह वगैरह, कब्रिस्तान की जगह जो भी है. अब इसका जो सारा भाग है मुशीर भाई की होटल का, मुशीर भाई खुद एक माजी नगर सेवक है, मुशीर भाई खुद एक सुलझे हुए लीडर है. मुशीर भाई अपनी बाजू रखेंगे 15 दिन में, वो बताएंगे उनकी होटल लीगल है, इनलीगल है, कब्रिस्तान की जगह है, प्राइवेट है, क्या है. चलो घड़ी भर नितेश राणे के बोलने के हिसाब से अपन मान भी लेते हैं कि मुशीर भाई की होटल इनलीगल है, उन्होंने साइट मार्जिंग नहीं छोड़ी है, वो कब्रिस्तान की जमीन पे है. तो क्यों मुशीर भाई की होटल पे इसलिए कार्रवाई कि मुशीर भाई एक ठाकरे गट के कार्यकर्ता इसलिए, वसंत भाऊ के ऊपर कार्रवाई की वो ठाकरे गट के कार्यकर्ता इसलिए, और कार के ऊपर कार्रवाई नहीं क्योंकि वो शिंदे गट का कार्यकर्ता इसलिए. तो कहीं ना कहीं दबाव तंत्र में काम चल रहा है, सत्ताधारी पार्टियों की कठपुतली बन के लीडर काम कर रहे हैं. मैंने आप लोगों के सामने अभी नासिक महानगर पालिका कमिश्नर की ऑडियो आपको सुनाया, दूसरी बार उनको कॉल लगाया, उन्होंने नहीं उठाया, एक बार और वापस से आप लोगों के सामने नासिक महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनको कॉल लगाते हैं. कमिश्नर का नाम है अशोक करंजकर सर, उनको कॉल लगाते हैं एक बार फिर से. तो बाद में बोलेंगे एक ही बार कॉल लगाया, दूसरी बार नहीं लगाया. आपण डायल केलेला देखिए ये हाल है हमारे नासिक के. कमिश्नर रैंक का आदमी, और क्या बोलूं, आगे बोलने के लिए भी अजीब लगता है, क्या बोलूं. इतनी बड़ी पद पे बैठने वाले लोग भी कहीं ना कहीं सत्ता के मोहताज हो चुके हैं, सत्ता के पावर के अंदर कहीं ना कहीं अपने कदम डगमगाते हैं, अपने हाथों को डगमगाते हैं काम करने के लिए. अरे यार तुम सरकारी अधिकारी, यहां से क्या होगा, तुम्हारी बदली होंगी. आज तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों की याद आती है कि ऐसे सक्षम अधिकारी अगर नगर पालिका में रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम होगा, कार्रवाई होंगी. बहरहाल आज का विषय जो था ये मुशीर भाई सैयद की होटल का विषय था, वसंत भाऊ गीते के ऑफिस का विषय था, शिवाजी चौक अमरधाम रोड पे जो अनधिकृत कब्जा है उसका विषय था. ये तीनों विषय आज मैंने खास करके इसके साथ इसलिए लिया और कमिश्नर साहब का ऑडियो भी आपके साथ शेयर किया कि देखिए कमिश्नर के कान पे जाने का, नॉर्मल लोगों को लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक बात नहीं जाती है, ये बात कमिश्नर तक भी जा चुकी है. मैंने व्हाट्सएप पे कमिश्नर के सब कुछ डाल चुका हूं, लेकिन तो भी मेरा कॉल नहीं उठा रहे अभी. बहरहाल मैं कल नगर पालिका जाऊंगा और नासिक महानगर पालिका कमिश्नर से 1-to-1 मिलूंगा, बात करूंगा, राइटिंग में फिर एक लेटर भी दूंगा कमिश्नर के नाम से, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में बेचारे क्या करेंगे. वसंत भाऊ के ऑफिस में जो कार्रवाई हुई कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव था, बेचारे डरे हुए दबे हुए हैं सत्ता के प्रेशर में. अभी कमिश्नर को मालूम है कि भाई कार्रवाई करूंगा तो मेरी उछल बांगड़ी कर देंगे, कि उठा के ग्रामीण वगैरह में उधर फेंक देंगे, कहीं न्यूट्रल पद पे डाल देंगे एक आदमी. तो बहरहाल मैं नासिक महानगर पालिका कमिश्नर को कल मिलूंगा, बात करूंगा. और एक दूसरी बात, मैं अभी आने वाला जो 2024 का विधानसभा है मध्य नासिक से मैं लड़ने वाला हूं. आवामी विकास पार्टी की तरफ से मैं मध्य नासिक से आमदार की एक बार फिर से लड़ रहा हूं. 2014 में मैंने आमदार की लड़ा था, उस वक्त मेरा काम थोड़ा कम था, इसलिए मुझे मध्य नासिक की जनता ने नाकार दिया था. लेकिन अभी एक बार फिर से 10 साल काम करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, अपने 10 साल का काम लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूं. एक बार फिर से विधानसभा लड़ने के लिए आ रहा हूं. 2024 में मध्य नासिक से लड़ रहा हूं. आप लोग बड़े मेहरबानी एक बार मौका देके मैं आप लोगों के बिना डरे, बिना जात पात सोचे समझे देखे काम करूंगा. मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 10 साल में काम किया है. मेरे पास जो भी काम लेके आता मैंने कभी उसकी जात पात, उसका एरिया, मोहल्ला कुछ नहीं पूछा, बस काम किया और आगे भी इंशाल्लाह करूंगा.
तो इस विषय में आज इतना ही, और बहुत जल्द अपनी आगे की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक के जय हिंद, खुदा हाफिज।